हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाजनपद काल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाजनपद जो काल है इसको वैदिक काल से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है? वैदिक काल से अलग किया गया है। कैसे अलग किया गया है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो महाजनपद काल है उससे पहले क्या था आपका? वैदिक काल था। क्या था आपका? वैदिक काल था महाजनपद काल से पहले। वैदिक काल, जब वैदिक काल हुआ करता था तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। हम लोगों ने इसको दो पार्ट में पढ़ा था। एक तो आपका था ऋग्वैदिक काल, एक था ऋग्वैदिक, एक क्या था? उत्तर वैदिक काल। यही दो थे ना, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें से ऋग्वैदिक काल जो था आपका, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1500 यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मान्य था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मान्य था। वहीं 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक क्या कौन मान्य था? उत्तर वैदिक काल। तो इस उत्तर वैदिक काल को किस आधार पर अलग किया गया था? तो लोहे खोज के आधार पर, क्योंकि यहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गया, जिससे कि कृषि में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस कारण से ऋग्वैदिक काल से अलग कर लिया गया था उत्तर वैदिक काल को। और वहीं देखते हैं हम लोग कि जो ऋग्वैदिक काल था यहाँ पर जन को आधार मानकर शासन किया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक जो काल था इसको यहाँ पर जनपद माना जाता है। यानी कि अब पहले तो जन को आधार मानकर शासन किया जाता था, लेकिन आगे आते आते उत्तर वैदिक काल आते आते जनपद को आधार माना गया, यानी कि क्षेत्र को आधार मानकर शासन किया जाने लगा। फिर क्या हुआ कि जब लोहे की खोज हो जाती है 1000 ईसा पूर्व में, लोहे की जब खोज हो जाती है तो इससे क्या होता है? पहला तो कृषि में वृद्धि होती है, फिर क्या होता है? युद्ध उपकरण बनाए जाते हैं लोहे से। युद्ध उपकरण भी बनाए जाने लगते हैं धीरे धीरे। प्रारंभ में तो 300-400 सालों तक केवल कृषि उपकरणों पर ही ध्यान दिया गया, यानी कृषि में पर्याप्त वृद्धि हुई। और युद्ध उपकरण, फिर क्या हुआ? कवच जैसे उपयोगी पदार्थ भी बनाए जाने लगे लोहे के, क्योंकि जब कवच हो जाता था तो व्यक्ति युद्ध में ज़्यादा समय तक लड़ सकता था कवच के सहारे। क्योंकि कवच रहता था तो वह अपना बचाव भी कर लेता था और ज़्यादा समय तक लड़ भी सकता था। तो इन सब बातों के कारण धीरे धीरे जैसे इस 600 ईसा पूर्व का काल आया, 600 ईसा पूर्व का काल आया, तो क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। उत्तर वैदिक काल से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन 600 ईसा पूर्व आते आते कई प्रकार के नगर अस्तित्व में आए, यानी कि शहर अस्तित्व में आए। तो इन शहरों को, ये शहर क्या थे कि प्रारंभ में जो वैदिक काल में जो कबीले होते थे और जो यानी कि जो जनपद होते थे, जो जन होते थे, उनकी तुलना में यह जो नगर थे जो यह बड़े होते, यानी कि जो कबीले होते थे, जनपद होते थे, उसकी तुलना में ये बड़े होते थे, जिसके कारण से इन नगरों को, महानगरों को महाजनपद कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। और देखिए, जब कृषि में पर्याप्त वृद्धि हो गई, कृषि में जब वृद्धि हुई तो इस कृषि में जो किसान होता था अपना पेट भरने भर के, यानी कि अपने खर्चे भर के वह रख लेता था।
जो किसान था वो अपना खर्चा तो रख लेता था, प्लस जो बचता था वो कर के रूप में राजा ले लेता था। यानी कि जो पदार्थ यानी कि जो कृषि में जो उत्पाद बच जाता था, व्यक्ति के उपयोग से जो भी बचता वह राजा कर के रूप में संग्रह कर लेता था, जिससे कि राजा की आमदनी बढ़ती थी और राजा जो दिन पे दिन शक्तिशाली यानी कि आर्थिक स्थिति में भी राजा शक्तिशाली होने लगे। और इसी कारण जो क्षत्रिय वर्ग था, आपका क्षत्रिय वर्ग जो था, इसकी थोड़ी सी भूमिका और बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, जब कर लेगा राजा तो क्षत्रिय यानी कि क्षत्रियों के पास ही जाएगा, कर जो होगा क्षत्रियों के पास ही जाएगा। आप भी समझ पाए रहे होंगे क्योंकि राजा तो ज़्यादातर क्षत्रिय होंगे। तो जब ये क्षत्रिय जो थे, राजा थे, जब कर लेंगे, जब ये लोग कर लेने लगेंगे तो क्या होगा, इनकी आमदनी बढ़ेगी। इनकी आमदनी जब बढ़ेगी तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेनाएं रख सकेंगे, यानी कि सेनाओं को बुला सकेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि सेनाएं बुलाने के लिए पैसे भी चाहिए, यानी कि उनका खर्चा भी चाहिए। तो ये आमदनी कहाँ पे प्रयोग करेंगे? सैनिक बढ़ाने, अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में, जिससे क्या होगा कि ये अन्य कबीलों पर भी आक्रमण कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अन्य कबीलों पर भी आक्रमण कर सकते थे। इससे क्या होता, इनका क्षेत्र विस्तार होता, और क्षेत्र विस्तार जब होगा तब इनको क्या फ़ायदा होगा, तो फिर एक बार इनकी फिर क्या होगी, आमदनी बढ़ेगी। आप समझ पा रहे होंगे, फिर आमदनी बढ़ेगी तो फिर आगे जब आमदनी बढ़ेगी तो ये नए क्षेत्रों को जीतने में इस आमदनी का प्रयोग कर सकते थे, या फिर अपने आंतरिक जो प्रशासन कार्य है उसको मजबूत करने के लिए इस आमदनी का प्रयोग कर सकते थे। इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे आप देखते हैं कि एक नियोजित शहर बनकर यानी उभर कर दिखने लगता है। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई शहर मिलते हैं, जिस कारण से इन शहरों के अस्तित्व में यानी कि इन नगरों के अस्तित्व में आने से हम लोग कहते हैं कि द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया। द्वितीय नगरीकरण क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। तो इन नगरों को ही क्या कहा जाने लगा था? महाजनपद कहा जाने लगा था। इन नगरों को ही महाजनपद कहा जाने लगा। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे महाजनपद बना। तो प्रारंभ में मैंने आपको बताया क्या होता था, यानी कि ऋग वैदिक काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में जो था वो जन होता था, यानी कि जो राजा होता था जन को आधार मानकर शासन करने लगता था। जन क्या? तो बेसिकली व्यक्तियों का ही समूह होता था। काफ़ी बड़े जो कबीला था उसकी पूरी जो जनसंख्या थी मिलाकर क्या कहलाती थी? जन कहलाती थी। यानी कि सबसे बड़ी इकाई होती थी जन प्रशासन का। फिर उसके बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते आते जन से चेंज करके जनपद को शासन का आधार यानी कि क्षेत्र को शासन का आधार बनाया गया। फिर जनपद से क्या हो गया? जनपद से महाजनपद बने। फिर महाजनपद से राज्य बने और राज्य से ही क्या बन गए? साम्राज्य बन गए। यह साम्राज्य की अवधारणा जाकर के मौर्य काल में अशोक के कलिंग विजय के साथ पूरी होती है। तो उससे पहले चंद्रगुप्त का भी शासन जो उसका प्रशासनिक क्षेत्र था, यानी जो उसका शासन का जो विस्तार था, जो उसका क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन अशोक के समय में आते आते कलिंग जब विजय होता है तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य मिलता है मौर्य वंश को, जिससे कि क्या बोलते हैं? साम्राज्य की अवधारणा पूरी होती है। तो आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि महाजनपदों के बारे में कि उस समय में कितने महाजनपद थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। वैसे आज तो बताएंगे आपको केवल इतना ही कि उस समय में कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद थे। और ये 16 महाजनपद कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थे? तो मुख्यतः उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम में 2 महाजनपद थे, जिसमें से एक का नाम था आपका कम्बोज और दूसरा था गांधार।
ये दोनों ऐसे थे जो अफ़गानिस्तान में थे, तो यानी कि उत्तर पश्चिम ये दोनों थे। और एक था आपका अस्मक। अस्मक जो था वो दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में बिल्कुल सटा हुआ स्थित था। केवल अकेला अस्मक ही ऐसा था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, महाजनपद। अब हम लोग बात करते हैं कि महाजनपदों का उल्लेख हमें किन किन ग्रंथों में मिलता है। तो दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक का नाम है भगवती सूत्र और दूसरा है, एक का नाम क्या है भगवती सूत्र और दूसरा का नाम है अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र और क्या है अंगुत्तर निकाय। आपका जो अंगुत्तर निकाय यह एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है वो एक जैन ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा की। हालांकि इनके नाम सभी में नाम समान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन लगभग मिलता जुलता ही है। और आपको मैंने बताया कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। मैंने बताया इनके नाम भी समान नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जबकि यह जो महाजनपद हैं उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। नर्मदा के दक्षिण में केवल एक महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। यह जो था नर्मदा नदी के दक्षिण में था। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन महाजनपदों की चर्चा है। मैंने ये भी बताया आपको। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ACGK MP SV। क्या है ACGK MP SV? ये देखिए ट्रिक है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, 2 2 4 6 2 8 8 अंकों का ट्रिक है। ACGK क्या है ACGK MP SV। तो ए से देखिए 3 नाम हैं, अवंती, अंग और अस्मक। अवंती, अंग तथा अस्मक ये है। फिर कौन सा है? सी से है चेदी, जी से है गांधार। ए से आपका है अवंती, अंग और अस्मक। फिर सी से है आपका चेदी, जी से है आपका गांधार। के से काशी, कौशल, कुरु तथा कंबोज। काशी हो गया आपका, कौशल हो गया, कुरु हो गया और कंबोज। ये 4 महाजनपद हैं के से। फिर क्या है? एम से आपका है मगध, मल्ल तथा मत्स्य। मगध, मल्ल तथा मत्स्य, जिसमें से मत्स्य जो है अकेला राजस्थान में स्थित था। राजस्थान में स्थित था मत्स्य महाजनपद आपका। यह जो मत्स्य महाजनपद था यह अकेला ऐसा था जो कि मरुस्थल में स्थित था, यानी कि मरुभूमि में स्थित अकेला था, क्योंकि बाकी और कोई भी महाजनपद ऐसे नहीं थे जो कि मरुस्थल में स्थित हों, जबकि मत्स्य ऐसा ही था जो कि मरुस्थल में स्थित था। फिर कौन सा है आपका? पांचाल। एम से मगध, मल्ल तथा मत्स्य हो गए और पी से पांचाल। पांचाल जो है यहाँ की द्रौपदी थी। महाभारत काल में जो पांचाल है यहाँ की राजकुमारी होती थी द्रौपदी, और यहाँ के राजा होते थे द्रुपद। कौन थे राजा? कौन थे? द्रुपद राजा थे और द्रौपदी उनकी पुत्री थी। महाभारत काल में मैं बता रहा हूँ, ठीक। और एस से होता है सूरसेन, भी से बजी तथा वत्स। सूरसेन बेसिकली मथुरा वाला इलाका था। यहाँ के राजा कृष्ण थे। महाभारत काल में यहाँ के राजा कृष्ण थे। जबकि वज्जी तथा वत्स, वी से कौन से हैं? वज्जी तथा वत्स। वज्जी बेसिकली 8 कुलों का एक गणराज्य होता था। देखिए अभी 14 मिनट हो रहा है, तब तक 1-2 महाजनपद मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए अंग महाजनपद की बात कर लेते हैं। देखिए पूर्व से जब आएंगे तो पहला महाजनपद अंग ही पड़ेगा। बिल्कुल बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ होता था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश को बंग देश कहते थे। बांग्लादेश जो होता था उस समय बंग साम्राज्य यानी कि बंग देश कहलाता था, और उसके ठीक सटा हुआ आपका अंग था। बंग से सटा हुआ कौन था? अंग था। महाभारत काल में यहाँ का राजा कर्ण होता था। कौन होता था? कर्ण यहाँ का राजा होता था, यानी कि प्रशासक होता था, जैसे गवर्नर होता था यहाँ का। और इसकी राजधानी चंपा थी या फिर चंपा नगरी। कहीं कहीं चंपा मिलता है, कहीं कहीं
चंपा नगरी। और ईसा से 5वीं सदी यानी कि 500 ईसा पूर्व का यहाँ चंपा से ही एक मिट्टी का किला प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? मिट्टी का किला प्राप्त हुआ है। और यह जो महाजनपद है अंग, इसकी विस्तार की बात करें तो वर्तमान मुंगेर तथा भागलपुर जिले तक विस्तृत था, जबकि महाभारत तथा पुराणों में चंपा का नाम प्राचीन जो नाम है उसका मालिनी मिलता है। क्या नाम मिलता है? मालिनी मिलता है। और बात करते हैं कि आगे चलकर बिंबिसार ने यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया। बिंबिसार जो था इसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त इसे किसने पराजित कर दिया? बिंबिसार ने पराजित कर दिया ब्रह्मदत्त को और अंग को मगध में मिला लिया, क्योंकि मगध जो होता था, मगध और अंग दोनों एक दूसरे से सटे हुए होते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा अगला जो महाजनपद है मगध है। मगध की बात करें तो वर्तमान पटना, गया तथा शाहाबाद ये 3 जिलों में विस्तृत था। मगध प्रारंभ में इतना ही विस्तृत था। और इसकी राजधानी बात करें, प्राचीनतम राजधानी इसकी गिरिब्रज या फिर राजगीर हुआ करती थी। यह राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ करता था, जो कि एक प्राकृतिक किले का निर्माण करते थे ये 5 पहाड़ी। और इसकी अगली राजधानी वैशाली भी बनाई गई और पाटलिपुत्र आगे इसकी राजधानी कई वर्षों तक बनी रही। तो यह जो मगध महाजनपद था सभी महाजनपदों को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाता है और अंत में सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी हुआ करते थे, जिनमें में बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब जैसे शासक हुआ करते थे मगध में। तो ऐसे महत्वाकांक्षी शासकों की वजह से मगध अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता गया और आगे चलकर सभी महाजनपदों से शक्तिशाली हो गया और अंत में इन सभी महाजनपदों पर इसका प्रभुत्व कायम हो गया। तो इसकी अन्य कुछ प्रमुख बातें हैं कि जो उदयन हुआ करता था, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक यानी कि स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार का लड़का हुआ था अजातशत्रु का लड़का हुआ था उदयन जो था इसने कुसुमपुर नाम से एक नगर बसाया था। क्या बसाया था? कुसुमपुर के नाम से एक नगर बसाया था और आगे चलकर इस नगर को पाटलिपुत्र नाम दिया और इसे मगध की राजधानी बना दिया। क्या बना दिया? मगध की राजधानी भी बना दिया उदयन ने। फिर अगला महाजनपद की बात करते हैं तो वज्जी संघ। देखिए वज्जी संघ को शॉर्ट में समझ लीजिए। जो वज्जी संघ हुआ करता था यह 8 कुलों का एक गणराज्य हुआ करता था। इसमें 8 कुल में 3 प्रमुख थे। एक तो मिथिला के विदेह हुआ करते थे और दूसरे थे वज्जी के शासक थे और तीसरे लिच्छवी के शासक हुआ करते थे। तो ये 3 प्रमुख थे और इसका जो राजधानी था, वज्जी संघ का जो राजधानी था, इसकी बात करते हैं तो इसका जो राजधानी हुआ करता था वैशाली हुआ करता था। प्रारंभ में वैशाली हुआ करता था और इस वैशाली की पहचान, जो उसकी राजधानी वैशाली थी, उसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नाम के एक गाँव से हुई है। आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नाम से के एक गाँव से की गई है। और वज्जी का जो अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। वज्जी का अर्थ पशुपालक समुदाय हुआ करता है और यह गंगा के उत्तर में मैंने पहले बता चुका हूँ। देखिए ये गंगा नदी है तो इधर पाटलिपुत्र इधर है आपका और इधर वैशाली है, एकदम दोनों आर पार हैं। एक तो इधर दक्षिण दिशा में है, एक उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में वैशाली, नीचे पाटलिपुत्र है आपका। और बौद्ध ग्रंथ महावास्तु से क्या ज्ञात होता है कि बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं, वो एक बार लिच्छवियों ने उन्हें निमंत्रण दिया था और महात्मा बुद्ध एक बार उनके निमंत्रण पर
वैशाली गए थे। वज्जी संघ में वैशाली पड़ता है, उसकी राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, वहीं पर गए थे महात्मा बुद्ध। फिर क्या हुआ कि वज्जी संघ को देखिए, इसमें 8 कुलों का यह एक गणराज्य हुआ करता। तो ये 8 जो कुल थे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। तो इन 8 को तोड़ने के लिए अजातशत्रु ने एक चतुराई से अपने 2 मंत्री वत्सकार और सुनिध इन्हें भेजा। इन दोनों को भेजकर वहाँ पर इन 8 के बीच में इसने एक षड्यंत्र रचा दिया और फूट डाल दिया। फूट डालने की वजह से ये लोग जब कमज़ोर हो गए, आपस में लड़ने लगे, तब अजातशत्रु ने इस वज्जी कुल पर आक्रमण करके इसे मगध में मिला दिया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लें